हेलो दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेट चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों का जो है PEE का लेक्चर सीरीज चल रहा था, जिसमें हम लोग दूसरे चैप्टर को समाप्त कर चुके थे। आज के लेक्चर में हम लोग तीसरे अध्याय के बारे में पढ़ेंगे, जो कि तीसरा अध्याय हमारा संधारित्र है। संधारित्र एक महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे। आपके बदले हुए सिलेबस में जो है संधारित्र के केवल पैरेलल और सीरीज कम्बिनेशन के बारे में ही केवल दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर संधारित्र के सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन को तो पढ़ेंगे, लेकिन साथ ही साथ पूरे संधारित्र चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे, जिससे हमको आने वाले चैप्टर जो है मैग्नेटिज्म, जिसको हम लोग चुंबकत्व कहते हैं, वो आसानी से समझ में आएगा, क्योंकि लगभग इसकी थ्योरी और चुंबकत्व की थ्योरी लगभग एक जैसी होती है। इसलिए हम लोग इसको पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों, देखते हैं। हमारा पहला टॉपिक है विद्युत इलेक्ट्रिसिटी के प्रकार। तो यहाँ पर देख सकते हैं, विद्युत दो प्रकार की होती है। पहला एक गतिक विद्युत होती है, जिसको डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, और दूसरा होता है स्थैतिक विद्युत, जिसे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो इन दोनों में क्या अंतर है, इसको हम लोग नीचे देखिए, यहाँ नीचे दिया हुआ है, इसको समझेंगे। गतिक विद्युत, डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी, इसमें इलेक्ट्रॉनों की गतिक अवस्था का अध्ययन करते हैं। गतिक विद्युती में इलेक्ट्रॉनों की गतिक अवस्था में अध्ययन किया जाता है, जबकि स्थैतिक विद्युती में क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की विराम अवस्था में अध्ययन किया जाता है। गतिक विद्युती क्या हो गया, जैसे किसी चालक में जो करंट फ्लो कर रहा है, तो वहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन गतिमान होते हैं, तो वो हो गया गतिक विद्युती। जबकि स्थैतिक विद्युती में इस चैप्टर में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर इसके आगे देखेंगे हम लोग आवेशों के प्रकार। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक आवेश या धनावेश, और दूसरा ऋणात्मक आवेश या ऋणावेश। तो आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक आवेश होता है, एक ऋणात्मक आवेश होता है। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे इसको डिटेल में कि इनकी ये आवेशों का इस चैप्टर में क्या भूमिका है, इसको आगे देखते हैं। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है कूलम के स्थिर विद्युत की नियम। कूलम ने स्थिर विद्युत की नियम दिए थे, जिसके अनुसार कूलम ने स्थिर विद्युत की के संबंध में दो नियम दिए थे। प्रथम नियम के अनुसार विद्युत के समान प्रकृति के आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल तथा विपरीत प्रकृति के आवेशों के बीच आकर्षण बल होता है। अर्थात आवेश हमारे पास कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, पॉजिटिव और निगेटिव। तो कूलम के स्थिर विद्युत की नियम के अनुसार यदि दोनों आवेश की प्रकृति एक समान होगी, अर्थात अगर वो पॉजिटिव होगा और या तो निगेटिव होगा, तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा। और वह यदि ऋणात्मक और धनात्मक है, विपरीत प्रकृति का है, तो उनके बीच आकर्षण बल लगता है। यह नियम किसने बताया, कूलम ने। कूलम के प्रथम नियम ने यही बताया। इसके बाद द्वितीय नियम के अनुसार क्या बताया गया, देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं, दो आवेशित कणों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल आवेशों के सामर्थ्य के गुणनफल के सीधे समानुपाती होता है, और उन आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो द्वितीय नियम में यह बताया गया है कि अगर दो आवेश Q1 और Q2 थोड़ी दूरी पर रखे हुए हैं, तो उनके बीच जो आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल लगेगा, आकर्षण बल तब लगेगा जब वे विपरीत प्रकृति के होंगे, और प्रतिकर्षण बल तब लगेगा जब वे समान प्रकृति के होंगे। तो कूलम के द्वितीय नियम के अनुसार उनके बीच जो आकर्षण और प्रतिकर्षण बल लगता है, वह उनके सामर्थ्य, अर्थात जो Q1 और Q2 होता है, उसके सामर्थ्य, जितना उसका सामर्थ्य होगा उसके गुणनफल के सीधे समानुपाती होगा, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि दो आवेश Q1 और Q2 d दूरी पर रखे हुए हैं, तो कूलम के द्वितीय नियम के अनुसार क्या होगा, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन d स्क्वायर। यहाँ पर ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटेगा, तो एक कांस्टेंट आता है। देखिए, यहाँ की एक कांस्टेंट है, जहाँ की एक नियतांक है, जिसका मान उस माध्यम पर निर्भर करता है जिसमें दोनों आवेश हैं। अर्थात ये k का मान उस पर निर्भर करता है जिसमें ये दोनों आवेश रखे हुए हैं।
अगर ये आवेश निर्वात में रखे होंगे तो निर्वात के लिए के का मान अलग होगा, वायु के लिए अलग होगा। अगर ये दोनों तेल में रखे होंगे तेल के लिए अलग होगा, मोम में रखे हैं तो मोम के लिए अलग होगा, किसी अलग माध्यम में रखे हैं तो हर माध्यम के लिए के का मान अलग अलग होता है। तो इस के का मान कितना होता है, आइए देखते हैं। तो यहाँ के का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर होता है, जिसका मान 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। जब एप्सिलॉन आर बराबर 1 हो, अर्थात इस एप्सिलॉन का मान, जब एप्सिलॉन आर का मान जो है 1 होगा तो के का टोटल मान कितना हो जाएगा हमारा 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ये दोस्तों यहाँ पर जो है ये इसका मात्रक जो है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर के का मात्रक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्जाम में अक्सर इसको मात्रक के बारे में पूछ लिया जाता है। तो इस के का मान जो है यहाँ इस समीकरण में जब रखेंगे तो हमको F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r² न्यूटन, ये दोनों आवेशों के बीच बल लगेगा। ये इस फॉर्मूले से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। जब इसमें दिया हुआ है कि जब Q1 और Q2 निर्वात में होंगे तो यहाँ एप्सिलॉन आर का मान कितना रखेंगे, 1 रखेंगे, ये जो एप्सिलॉन आर है। तो जब इसको 1 रखेंगे तो यहाँ केवल एप्सिलॉन ही रह जाएगा। तो इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग। अगला टॉपिक है एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर में संबंध। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ देखिए। एप्सिलॉन है निरपेक्ष विद्युतशीलता, और ये एप्सिलॉन किसी माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता है, और एप्सिलॉन नॉट वायु या निर्वात की विद्युतशीलता है, और एप्सिलॉन आर किसी माध्यम की निर्वात के सापेक्ष विद्युतशीलता है। ये सब क्या होते हैं, जब हम लोग न्यूमेरिकल लगाएंगे तो उसमें हम लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। अभी फ़िलहाल आप लोग इतना ध्यान रखिए कि ये क्या है। तो ये इन तीनों में संबंध एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर होता है, अर्थात निरपेक्ष विद्युतशीलता बराबर होता है निर्वात की विद्युतशीलता और सापेक्ष विद्युतशीलता का गुणनफल होता है निरपेक्ष विद्युतशीलता। इसके बाद अगला टॉपिक हमारा है विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, किसी आवेशित कण के आसपास का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेशित कण विद्युतीय बल का अनुभव करे, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अर्थात विद्युत क्षेत्र किससे संबंधित है, किसी आवेश के अगल बगल उपस्थित वह क्षेत्र जहाँ पर कोई दूसरा आवेश अगर रख दिया जाए तो उस दूसरे आवेश पर जो है विद्युत बल का अनुभव हो, तो उस क्षेत्र को जो है विद्युत क्षेत्र कहते हैं। इसके बारे में और नीचे लिखा हुआ है विद्युत क्षेत्र की दिशा। विद्युत क्षेत्र की दिशा को कैसे ज्ञात करेंगे, वैद्युत क्षेत्र की दिशा वैद्युत बल रेखाओं पर खींची गई स्पर्श रेखा की दिशा में होती है। अर्थात देखिए, यदि यहाँ पर एक पॉजिटिव आवेश, देखिए दोस्तों यहाँ पर एक पॉजिटिव आवेश रखा हुआ है, यहाँ पर एक नेगेटिव आवेश रखा हुआ है। तो वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं, वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, आगे उसकी परिभाषा दी हुई है। तो फिलहाल हम लोग जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो धन आवेश से बाहर की ओर होती हैं। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक किया हुआ है, ये बाहर की ओर होती हैं, धन आवेश से बाहर की ओर होती हैं और ऋण आवेश की तरफ होती हैं। देखिए, ऋण आवेश के अंदर की ओर होती हैं। यहाँ पर ये बल रेखा की जो स्पर्श रेखा खींची जाती है, स्पर्श रेखा की दिशा ही विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। तो यहाँ पर ये पहला बात यही लिखा हुआ है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा वैद्युत बल रेखाओं पर खींची गई स्पर्श रेखा की दिशा में होती है, अर्थात इस दिशा में। वैद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जिन पर एकांक और पृथक्कृत धन आवेश चलता है। वैद्युत बल रेखाएं धनात्मक आवेश से चलकर ऋणात्मक आवेश पर समाप्त होती हैं। यहाँ देख सकते हैं इस फिगर के माध्यम से दोस्तों कि ये वैद्युत बल रेखाएं धनात्मक आवेश से चल रही हैं और ऋणात्मक आवेश पर जाके समाप्त हो रही हैं।
ये जो है ये प्रश्न बार बार क्वेश्चन जो है एग्जाम में आता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि वैद्युत बल रेखाओं की दिशा कैसी होती है, किधर होती है। यदि दो आवेश नज़दीक रखे हों तो वैद्युत बल रेखाओं की दिशा इस टाइप की होगी। यदि वे दूर दूर रखे हों तो देखिए उसका फिगर यहाँ दिखाया हुआ है, इसको देखते हैं हम लोग यहाँ पर। यदि आवेश बहुत दूर पर हो तो बल रेखाओं की दिशा, यदि आवेश बहुत दूर होंगे तो देखिए इनके बल रेखाओं पर एक दूसरे का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जिससे ये सीधे, ये अगर प्लस आवेश है और ये माइनस आवेश है तो प्लस आवेश से सीधे बाहर की तरफ निकलेंगी, बाहर की तरफ एकदम लंबवत निकलेंगी, और माइनस आवेश के अंदर की तरफ आएंगी। जब ये दूर दूर होगा तो इस टाइप का चित्र बनेगा। और यदि ये पास पास होंगे और विपरीत प्रकृति के होंगे तो इस टाइप का चित्र बनेगा। बल रेखाओं का निरूपण इस प्रकार होगा, विपरीत प्रकृति के और पास पास होंगे। इसी प्रकार समान प्रकृति के अगर पास पास होंगे तो उसको भी हम दिखा देते हैं चित्र के माध्यम से कि उस समय उनका चित्र कैसा बनेगा। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, जब दो आवेश एक दूसरे के पास पास रखे होंगे जो समान प्रकृति के होंगे तो इस टाइप का जो है बल रेखाओं का चित्र इस प्रकार बनेगा, जो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, जिससे ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हुए दिखाई गई हैं। यहाँ पर एक दूसरे से प्रतिकर्षित करेंगे तो ये रेखाएं मुड़ जाएंगी, एक तो दूसरे से दूर हटने का कोशिश करेंगे। जब ये दोनों समान प्रकृति के आवेश होंगे तब इस टाइप का अरेंजमेंट होगा बल रेखाओं का। इसके बाद विद्युतीय फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होते हैं, इसको हम लोग जानेंगे। देखिए दोस्तों, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, ऐसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स होता है मैग्नेटिक फील्ड में। तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को अच्छे से समझे रहेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड को हमको आगे वाले चैप्टर में जो है उसको समझने में बहुत ही आसानी होगी। देखिए दोस्तों, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या ही वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। इसका प्रतीक फाई ई होता है, इसका मात्रक कूलाम होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये जो वैद्युत बल रेखाएं हैं इन्हीं को काउंट कर लिया जाए, इनकी संख्या जो होती है उसी को हम लोग वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, और ये फ्लक्स की मात्रा को डिनोट करती है। जैसे इसमें वैद्युत फ्लक्स कितनी है इसको हम लोग काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर 8 लाइन ऑफ फोर्स हैं, यही 8 जो है वैद्युत फ्लक्स हैं। इनकी मात्रा कितनी है, 8 कूलाम। तो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या ही वैद्युत फ्लक्स कहलाती हैं। इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम। इसको आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि आगे जो है इसी से अन्य के मात्रक डिफाइन किए जाएंगे। जैसे देखिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। यदि किसी एकांक धन आवेश को वैद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो उस आवेश पर जो बल कार्य करता है उसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात दोस्तों देखिए, अगर किसी धन आवेश को यहाँ पर रख दिया जाए वैद्युत क्षेत्र में तो इस पर कोई बल लगेगा। अगर ये धनात्मक है तो उस पर प्रतिकर्षण बल लगेगा, अगर ये ऋणात्मक है तो यहाँ पर ऋणात्मक किसी आवेश को रख दिया जाए तो उस पर जो है आकर्षण बल लगेगा। तो उस आकर्षण बल और वहाँ जो आवेश रखा हुआ है उसका अनुपात ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। इसको देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है। E बराबर एफ बाई क्यू। एफ का जो है मात्रक होता है न्यूटन, और इसके बाद क्यू का मात्रक कूलाम होता है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक क्या हो गया, न्यूटन प्रति कूलाम। इसको जो है वोल्ट प्रति मीटर भी इसका मात्रक होता है, वोल्ट प्रति मीटर भी इसका मात्रक लिखते हैं हम लोग। ये हो गया हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक और फॉर्मूला है, इसको यहाँ पर डिराइव करके दिखाया गया है। यदि कोई क्यू कूलाम का आवेश किसी माध्यम में रखा है तो इस आवेश से डी दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का मान। देखिए दोस्तों, यदि कोई क्यू आवेश यहाँ पर रखा हुआ है तो इससे डी दूरी पर अगर पॉइंट पी है तो वहाँ पर इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी,
उसको जो है हम लोग इस सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं, जिसको यहाँ पर डिराइव करके दिखाया गया है, जो कि होता है E बराबर F/Q होता है, जो अभी हम लोग पीछे पढ़े हैं। तो F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/d² होता है, इसको भी हम लोग पीछे पढ़े हैं। तो जब यहाँ पर F का मान रखेंगे तो Q2 से Q2 कट जाएगा, तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा E बराबर 1/4πε0 Q1/d², अर्थात इस Q1 आवेश के कारण d दूरी पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसका मान इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। इसका भी मात्रक न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट प्रति मीटर होता है। इसके बाद हम लोग अपने मुख्य टॉपिक पर आते हैं, संधारित्र, कैपेसिटर इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो संधारित्र क्या होता है इसको समझ लेते हैं हम लोग। संधारित्र एक ऐसा समायोजन होता है जो वैद्युत ऊर्जा को विद्युत क्षेत्र के रूप में एकत्रित करता है तथा आवश्यकता पड़ने पर इस ऊर्जा को पुनः विसर्जित किया जा सकता है। अर्थात कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो अपने अंदर विद्युत ऊर्जा को जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में स्टोर करता है। देखिए दोस्तों, अभी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पढ़े रहते हैं, तो यहाँ पर हमको कैपेसिटर समझ में नहीं आता। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, तो इसको अब हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। तो कैपेसिटर जो होता है विद्युत ऊर्जा को जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में स्टोर करके रखता है। इसकी संरचना कैसी होती है, आइए देखते हैं। संधारित्र की संरचना, एक समांतर प्लेट संधारित्र एक सरल संधारित्र का उदाहरण है। अर्थात संधारित्र का सरल उदाहरण क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र, जो कि आगे बताया गया है। देखते हैं कैसा होता है। जिसको बनाने के लिए दो धात्विक प्लेटों को एक दूसरे के समांतर आमने सामने रख बनाया जाता है। इन दोनों प्लेटों के मध्य कोई परावैद्युत पदार्थ भर देने से संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। तो देखिए दोस्तों, संधारित्र का सबसे सीधा उदाहरण क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र, यहाँ पर दिखाया हुआ है। इसी को बोलते हैं समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र कैसे बनता है, दो धातु की प्लेटों को एकदम आमने सामने कम दूरी पर रखा जाए, यहाँ d बहुत कम दूरी है, तो समांतर प्लेट संधारित्र का निर्माण हो जाता है। अब ये कार्य कैसे करता है, देखिए समांतर प्लेट संधारित्र का ये चित्र है और इसका कार्य सिद्धांत यहाँ नीचे लिखा हुआ है। तो कार्य सिद्धांत कैसे है इसको हम लोग समझते हैं। देखिए दोस्तों, कार्य सिद्धांत मैं इसे फिगर से ही समझा दे रहा हूँ, यही बात यहाँ नीचे लिखी हुई है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जैसे जो ये समांतर प्लेट संधारित्र बना हुआ है, जब इसको हम लोग इसके प्लेटों को किसी बैटरी से जोड़ते हैं, मान लेते हैं यहाँ 20 वोल्ट की बैटरी है, इससे इसके प्लेटों को जोड़ दिया गया है। तो जैसे ही संधारित्र के प्लेटों को बैटरी से जोड़ा जाता है तो क्या होता है, ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, तो निगेटिव यहाँ पर जाएगा तो निगेटिव यहाँ भी आ जाएगा, और पॉजिटिव यहाँ जाएगा तो पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है प्लेट पर, ये यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन माइनस होता है तो उसको आकर्षित कर लेगा अपनी तरफ, ये वाला प्लेट उसको आकर्षित करके इधर खींच लेगा बैटरी की तरफ, क्योंकि यहाँ पर अधिक चार्ज है पॉजिटिव, तो ये खींच के माइनस वाले प्लेट को दे देगा। तो माइनस वाले प्लेट को दे देगा तो माइनस यहाँ से इसको भेज देगा यहाँ पर, तो इस पर माइनस चार्ज हो जाएगा और इस पर इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींच के उधर दिया गया तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी यहाँ पर, जिसके कारण यहाँ पर पॉजिटिव आवेश आ जाएगा। तो पॉजिटिव आवेश यहाँ आ गया, निगेटिव आवेश यहाँ आ गया, आवेश एक दूसरे से अलग हो गया, तो जिससे इसमें विद्युत क्षेत्र लग जाएगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। तो विद्युत क्षेत्र से ही विभव उत्पन्न होता है, तो विभव उत्पन्न होगा तो इसकी वोल्टता के बराबर हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में यहाँ पर एनर्जी स्टोर हो गई, विद्युत ऊर्जा। अगर अब इस बैटरी को हटा भी देंगे तो ये अलाइनमेंट, जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का अलाइनमेंट है वो बना रहता है, इसीलिए संधारित्र जो है विद्युत क्षेत्र के रूप में ऊर्जा का एकत्रित करती है। देखिए यही बात यहाँ पर थ्योरी में लिखा हुआ है। संधारित्र का कार्य सिद्धांत, किसी संधारित्र के कार्य को हम उपरोक्त चित्र से समझ सकते हैं। जब किसी संधारित्र की धात्विक प्लेटों को किसी बैटरी से जोड़ते हैं तो बैटरी की धनात्मक टर्मिनल प्लेट के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित खींचकर बैटरी की ऋणात्मक प्लेट को दे देती है। यह कार्य धनात्मक टर्मिनल इसलिए आसानी से कर पाता है क्योंकि संधारित्र की दूसरी प्लेट बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़ा होता है, जिसे इलेक्ट्रॉन धनात्मक प्लेट की ओर विकर्षित या प्रतिकर्षित करते हैं। अर्थात
यहाँ देख सकते हैं ये माइनस से जुड़ी हुई, तो ये जो है यहाँ के ऋणात्मक आवेश यहाँ के ऋणात्मक आवेश को और धक्का देके इधर भेज देंगे, तो जिससे ये यहाँ लेके इसको वापस दे देता है, तो यहाँ माइनस चार्ज आ जाता है, ऊपर में पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। यही बात यहाँ पर लिखी हुई है। इसके बाद जिसे इलेक्ट्रॉन धनात्मक प्लेट के इलेक्ट्रॉन को विकर्षित या प्रतिकर्षित करते हैं, इस प्रकार प्लेट ए पर इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण पॉजिटिव आवेश तथा प्लेट बी पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण ऋणावेशित हो जाने से प्लेटों के बीच विभवांतर स्थापित हो जाता है। अब बैटरी को हटा देने पर भी यह विभवांतर बना रहता है। इस तरह संधारित्र अपने अंदर वैद्युत ऊर्जा को स्टोर कर पाता है। तो इस तरीके से हमारा संधारित्र कार्य करता है। अब संधारित्र की धारिता को कैसे डिफाइन करते हैं, इसको हम लोग जो है अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही ठीक है। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे संधारित्र की धारिता क्या होती है और संधारित्र की धारिता की मात्रक क्या क्या होते हैं, ये सब आगे हम लोग पढ़ेंगे और इसकी धारिता को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर किसी भी प्रकार का क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हैं। धन्यवाद।